आज का जो टॉपिक है वो आवर्धन है। प्रकाशिकी में आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो आवर्धन टॉपिक होगा। आवर्धन को मैग्नीफिकेशन कहा जाता है। इसी वजह से यही कारण है कि आवर्धन को किससे सूचित करते हैं? एम से सूचित करते हैं। जैसे द्रव्यमान का जो मीनिंग होता है वो क्या हो गया? द्रव्यमान का जो स्पेलिंग होगा वो होगा मास, MASS मास। तो इसलिए उसको किससे सूचित करते हैं? एम से सूचित करते हैं। ठीक है, तो सेम टू सेम यहाँ पर भी जो है यही चीज़ है, मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। इसी वजह से इसको किससे सूचित करते हैं? एम से सूचित करते हैं। अब किसी गोलीय दर्पण के लिए मैंने बताया था कि जब गोलीय दर्पण बोला जाए तो उसका मतलब होता है अवतल और उत्तल दोनों। तो किसी गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का जो मान होता है, आवर्धन का जो व्यंजक होता है वो होता है H डैश और बटा में H। अब H डैश क्या होता है? तो H डैश जो होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है और जो H होता है वह बिंब की ऊंचाई होती है। कई लोग बिंब की ऊंचाई को वस्तु की ऊंचाई भी कहते हैं। जैसे यह एक वस्तु है, यह एक मार्कर जो है वह एक वस्तु है और इसका प्रतिबिंब इस बोर्ड पर बन रहा है ना। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? इस बोर्ड पर बन रहा है। तो उस प्रतिबिंब की ऊंचाई और इस बिंब की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहा जाएगा? आवर्धन कहा जाएगा। समझ में आया? तो किसी गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन क्या होता है? तो किसी गोलीय दर्पण के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। समझ में आया? अब इसके बाद जो है वो हम लोग देखेंगे कि इसको सूचित किससे करते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को H डैश से सूचित करते हैं और बिंब की ऊंचाई को H से सूचित करते हैं और आवर्धन को M से, अर्थात आवर्धन M बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई H डैश और बटा में बिंब की ऊंचाई H। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग यह साबित करेंगे कि आवर्धन का व्यंजक कितना होता है, आवर्धन का व्यंजक क्या होता है। समझ में आया? तो वो अलग बात है, उसको हम साबित करेंगे, लेकिन वास्तव में जो मूल परिभाषा होता है आवर्धन का, उसी की मदद से हम इसको परिभाषित करेंगे। अगर हम उसकी परिभाषा का उपयोग न करके और इसके व्यंजक को हम प्राप्त कर लें तो वो तरीका गलत माना जाएगा, क्योंकि जो इसका मूल परिभाषा है, मूल जड़ है, उसी का उपयोग करके हम दूसरे रूप में इसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। समझ में आया? तो अब यहाँ पर हमको परिभाषा से ये चीज़ मिल चुका है कि H डैश बाई H इज इक्वल टू क्या होता है? M होता है। समझ में आया? अब इसी का उपयोग करेंगे। तो गोलीय दर्पण के लिए मैंने ये बताया है। तो गोलीय दर्पण में तो दो दर्पण होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण तो दूसरा होता है अवतल दर्पण। तो सबसे पहले हम आवर्धन का व्यंजक किसमें प्राप्त करेंगे? अवतल दर्पण के लिए, जिसके लिए फिगर वहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आप फिगर को याद कर सकते हो। याद कैसे करोगे? कि आपको पता है कि आवर्धन का मतलब होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो इसका मतलब कि अक्ष पर कोई वस्तु रखी रहेगी, मुख्य अक्ष पर, और वो मुख्य अक्ष क्या होगा? तो x होगा और x डैश होगा। यही ना होता है? तो ये जो मुख्य अक्ष है x और x डैश, इस पर एक वस्तु रखी हुई होगी और जब वस्तु रखी हुई होगी तो उस वस्तु से निकलने वाली प्रकाशीय किरणें जब एक दूसरे को वास्तव में किसी बिंदु पर काटती हैं तो वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जब परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं तो वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब जहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? सीधा होता है, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो सदैव उल्टा होता है। तो अब यहाँ पर ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण से किरणें जो है वो परावर्तित होंगी तो क्या होगा? यहाँ ध्यान दो आयुष्मान, यहाँ ध्यान दो। ठीक है, मेन चीज़ लेक्चर ही है। लेक्चर नहीं समझ में आएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें लिखेंगे थोड़े ना। समझ में आ रहा है ना? लिखेंगे तो पूरा बोर्ड ही भर जाएगा, रिकॉर्ड ही नहीं हो पाएगा, केवल कैलकुलेशन करेंगे। समझ में आया? तो ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। वो अलग चीज़ है कि वो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, वो तुम्हारे लिए ही किया जा रहा है। कि कभी अगर टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो जाओगे यूट्यूब पर तो देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना? देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर अभी मैंने बताया परिभाषा किसका? प्रतिबिंब का। तो कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो वस्तु से निकलने वाली प्रकाशीय किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है वो प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। वास्तविक शब्द ही आ गया तो वो क्या होगा? उल्टा होगा। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी वस्तु से आने वाली प्रकाशीय किरणों के दर्पण से परावर्तन के पश्चात जब वह किसी बिंदु पर मिलती हुई क्या होती हैं? प्रतीत होती हैं, तो वो आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करती हैं जब एक दूसरे को काटती हैं। अर्थात मिलती हुई प्रतीत होती है मतलब एक दूसरे को क्या करती हैं? काटती हैं। तो वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब निर्मित होता है, और आभासी प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? सीधा होता है। तो यहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब है, उल्टा। क्यों? क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर x डैश के समांतर वस्तु से निकलने वाली प्रकाशीय किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर रही है, और तत्पश्चात
इसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाशीय किरण जब वक्रता केंद्र से जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट जाती है। और सबसे माइंड ब्लोइंग रूल तो ये है कि जब कभी भी वस्तु से निकलने वाली प्रकाशीय किरण या अनंत से आने वाली प्रकाशीय किरण दर्पण के ध्रुव पर पड़ती है तो वह जिस कोण से दर्पण के ध्रुव पर पड़ती है उसी कोण से वह क्या हो जाती है, परावर्तित भी हो जाती है। तो देख सकते हो ये इस कोण से आई है और इसी कोण से क्या हो गई, परावर्तित भी हो गई, हालांकि वो इमेजिनरी लाइन है। तो अब हम यहाँ अगर चित्र में देखें तो क्या क्या है, तो चित्र में MM- एक क्या है, अवतल दर्पण है। इसको लिखेंगे नहीं, अच्छे से समझ लेना। इस फिगर में MM- क्या है, एक अवतल दर्पण है। कई लोग इसकी व्याख्या करते हैं कि M' एक अवतल दर्पण है। नहीं, P तो इसका ध्रुव है। M और M मिरर मतलब दर्पण होता है। MM- क्या है, अवतल दर्पण है। इसका ध्रुव क्या है, P है। और इसका मुख्य अक्ष क्या है, X और X' है। एवं इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु स्थित है और उस वस्तु का नाम हमने दिया है AB। इस वस्तु से निकलने वाली प्रकाशीय किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर वास्तव में एक दूसरे से मिलती है, वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जो इस वस्तु के सापेक्ष क्या होता है, उल्टा होता है और क्या होता है, छोटा होता है। अर्थात AB अगर वस्तु है तो A'-B' क्या है, उसका प्रतिबिंब है। समझ में आया। अतः अब इसके बाद लिखेंगे चित्र से, अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो चित्र से क्या है, तो त्रिभुज ABP, किसमें, ABP तथा त्रिभुज A'-B' में, A'-B' में, तो क्या होगा, ABP और A'-B' में, तो ये 90 डिग्री है B, तो ये इसके बराबर होगा। यानी ABP कोण ABP बराबर होगा किसके, B'-A'-P के, B'-A'-P के बराबर होगा कि नहीं होगा। और ये देखो यहाँ से ये P और यहाँ से ये P, अभी मैंने बताया कि ध्रुव पर पड़ने वाली प्रकाशीय किरणें परावर्तन के पश्चात क्या होती हैं, जिस कोण से आपतित होती हैं उसी कोण से परावर्तित हो जाती हैं। तो दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कोण APB, कोण APB बराबर कोण A'-PB', कोण A'-PB'। अब AA समरूपता से बताना कि क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए या नहीं हुए। तो त्रिभुज APB समरूप हो गया त्रिभुज A'-B'-P के, हुआ या नहीं हुआ। और जब ये समरूप हो गया तो इसकी भुजाएं जो होंगी वह अनुपात में आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इस स्थिति में अतः क्या हो जाएगा, AB बटा में A'-B', AB बटा में A'-B' और बराबर क्या होगा, PB और बटा में PA', क्या हो जाएगा, PB और बटा में क्या हो जाएगा, PA'। समझ में आया। अब चिन्ह परिपाटी से इसका क्या कर देंगे, मान रख देंगे। तो चिन्ह परिपाटी कोई नया चीज़ थोड़े ना है। चिन्ह परिपाटी के बारे में बहुत पहले ही बता चुके हैं कि चिन्ह परिपाटी क्या है। चिन्ह परिपाटी से देखा जाए AB, तो ये रहा AB, तो AB क्या है भाई, AB जो है वह वस्तु की ऊंचाई है। तो देखा जाए वस्तु की ऊंचाई यानी बिंब की ऊंचाई H से सूचित करते हैं ना, तो H हो जाएगा। और ये ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ तो धनात्मक लिया जाएगा। इसका चिन्ह परिपाटी यही कहता है कि ऊपर की तरफ ली गई दूरियां धनात्मक होती है और नीचे की तरफ ली गई दूरियां ऋणात्मक होती है। तो ये हो गया +H। अब AB के बाद है A'-B', तो ये A'-B' क्या है, ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई H'। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, H' और ये क्या होगा माइनस, क्योंकि ये कहाँ है, नीचे की तरफ है। अब PB की बात करेंगे कि PB क्या है। तो PB जो है वो यहाँ से देखा जाए P और B, तो वस्तु की क्या है, दूरी है। और वस्तु की दूरी को किससे सूचित करते हैं, U से। और ये किधर है, X' की तरफ है। तो जब X' की तरफ है तो ये क्या होगा, माइनस। PB के बाद है PA', तो PA' है तो ये हो गया P और ये हो गया A', ये क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी। तो जब ये प्रतिबिंब की दूरी हो गया तो किससे सूचित करेंगे, V से। और ये भी X' की तरफ है तो माइनस। अब इन सब का मान कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे। तो इसको समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 1 से, और मान रख के हल कर देंगे समीकरण 1 से। समझ में आ रहा है ना। अब देखना AB है तो यहाँ पर AB का मान जो है वो क्या दिया है, +H। यहाँ देखना A'-B' है तो A'-B' का मान कितना है, -H' बराबर। PB है तो PB का मान कितना है, -U। PA' है तो इसका मान कितना है, -V। कोई दिक्कत। अब देखो ये माइनस माइनस कट जाएगा तो ये क्या आ गया, -H बटे में H' और बराबर U बटे में V। अब ध्यान देना H है माइनस तो H
और इंटू भी हो जाएगा, और ये u है तो u और इंटू h डैश हो जाएगा। अब देखना ये ऐसे क्यों किए, क्योंकि हमें आवर्धन का जो है वो डिफिनीशन पता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, अर्थात m बराबर h डैश बटा में h होता है। तो यहाँ तो h बटा में ना h डैश आ गया, इसीलिए हम कोशिश करेंगे h डैश और बटा में h लाने की, तो h डैश हो गया। तो ये माइनस और भी ऐसे ही छोड़ देंगे, और ये u इधर गुणा में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, और ये h डैश है सेम टू सेम, और ये h गुणा में है तो इधर आकर के भाग में। तो अब बताओ h डैश और बटा में h आवर्धन की परिभाषा से क्या होता है, m होता है कि नहीं होता है। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, m, इसलिए m बराबर माइनस भी और बटे में u। इस तरीके से हमने क्या किया, आवर्धन का व्यंजक प्राप्त कर लिया, और आवर्धन का व्यंजक क्या मिला हमें मिला m बराबर माइनस भी बटे में u। तो ये उत्तल दर्पण के लिए भी होगा, और यही क्या होगा, अवतल दर्पण के लिए भी होगा। अब क्वेश्चन आएगा माइंड में कि ये उत्तल दर्पण के लिए कैसे होगा, तो इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर जो है अवतल दर्पण में हम लोगों ने देखा कि आवर्धन का व्यंजक क्या होता है, m बराबर माइनस भी बटे में u होता है। ठीक है, नोट करो जल्दी।